ओके, तो डेंटीन बॉन्डिंग के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे पहले ये कि इनेमल से इसको ना कंपेयर किया जा रहा है कि जो इनेमल है वो तो बहुत मिनरलाइज्ड टिश्यू है, और मिनरलाइज्ड टिश्यू का हमें ये फ़ायदा है कि जो एचिंग है ना वो बड़ी अच्छी तरीके से हो जाती है। आराम से आधे हिस्से निकल जाते हैं और आधे रह जाते हैं। दूसरी बात ये कि जो डेंटीन है ना उसके अंदर टिब्यूल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और जो टिब्यूल्स है ना वो बिल्कुल रेगुलर नहीं है, यानी कि वो पल्प के पास जो है वो ज़्यादा है और डेंटिनो इनेमल जंक्शन तक आते आते जो है ना वो कम हो जाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है। फिर ये है कि उसकी जो इंटरटिब्यूलर डेंटीन है ना वो कोई इतनी मिनरलाइज ठीक से नहीं है, यानी कि ये पेरिटिब्यूलर का जो एरिया है ना ये वाला ये ज़्यादा मिनरलाइज है, जो इंटरटिब्यूलर है ना ये वाला ये कम मिनरलाइज है। तो ये भी मसला करता है, क्योंकि हमने टाइम तो एक ही लगाना है ना एचेंट का, तो ये ज़्यादा यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से कम निकलेगा, तो वो ठीक से इसकी ना हो नहीं पाती है हमारी एचिंग। दूसरी बात इसका ये स्ट्रक्चर देख लो कि इनेमल में ज़्यादातर 88% मिनरल है, 10% वाटर है, 2% ऑर्गेनिक है, जबकि डेंटीन के अंदर बस 50% मिनरल है, 25% वाटर है और ऑर्गेनिक भी 25% है। फिर हमने यहाँ पे प्रेशर का पढ़ा हुआ है कि जो पल्प का प्रेशर है ना वो तकरीबन 25 से 30 mm ऑफ Hg होता है। अब देखो जहाँ पानी आ जाएगा वहाँ पे जब आप कंपोजिट लगाते हो ना या कोई रेजिन, तो पता है पानी हम वैसे ही आइसोलेशन करते रहते हैं, वो नहीं इतने अच्छे से बॉन्ड बना सकता उसका। फिर ये हमें यहाँ पे 3 फीचर्स पढ़ गए। ये अक्सर पूछा जाता है कि भाई क्यों डेंटीन की नहीं अच्छी बॉन्डिंग होती, तो आपने फिर ये 3 रीजंस देनी है कि एक तो उसका टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, फिर इंटरटिब्यूलर जो है वो डेंटीन के अंदर फ्लूइड्स आ जाते हैं और उनकी मिनरलाइजेशन बड़ी इरेगुलर सी है। तो ये बातें। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मीयर लेयर। अब स्मीयर लेयर क्या होती है कि देखो जब आप भर चलाते हो टूथ के ऊपर तो उस जो इनेमल है या इनेमल है फ़र्ज़ करो या डेंटीन है, वो क्या होता है कि उसकी ट्यूब्यूल्स के अंदर ना एक प्लग सा बन जाता है, जैसे कि कोई ब्लॉक नहीं हो जाता पाइप, उस तरह से ना प्लग बन जाता है। वो उस प्लग के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है वो ऊपर से जो इनेमल चिप ऑफ हुआ होता है वो होता है, थोड़ा सा डेब्रिस होता है, थोड़े से बैक्टीरियाज होते हैं, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है, वो सारा ना इसको ब्लॉक कर देता है। तो उसे कहते हैं स्मीयर लेयर। अब वो जो स्मीयर लेयर होती है ना वो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ जो है हमारे फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है, देखो ये ट्यूब्यूल है ना, ट्यूब्यूल के अंदर हमें पता है फ्लूइड होता है जिसने मूव करते रहना है। अब इधर स्मीयर लेयर आ जाएगी तो ज़ाहिर है आप यहाँ तक एच कर लोगे तो यहाँ से जो फ्लूइड है ना वो उसको बाहर नहीं आने देगा। तो ये हमारे फ़ायदे की बात है कि अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, ये स्मीयर लेयर नहीं अच्छी, क्योंकि जब तक आप कम्प्लीटली इसको यहाँ तक रेजिन टैग्स नहीं बनाओगे तब तक अच्छी जो है ना वो बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ना हम आगे पढ़ेंगे। खैर आपको पता होना चाहिए कि स्मीयर लेयर के अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर डी नेचर कोलेजन होता है, थोड़ा सा हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल होता है, फिर हीट पर की हीट की वजह से जो कोलेजन जेलेटिनस हो जाता है वो भी इसको होता है, इसको स्मीयर प्लग कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेसेस की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कॉन्फिगरेशन फैक्टर क्या होता है। कॉन्फिगरेशन फैक्टर ये है कि देखिए हमें पता है कि जो हमने कॉम्पोजिट लगाया है ना उसको जब हम लाइट से क्योर करेंगे ना उसने हो जाना है श्रिंक। फ़र्ज़ करो उसका ये साइज़ है ना जो आपने फिलिंग किया है, तो ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया ना, इतना सा रह जाएगा। अब ये किस डायरेक्शन में श्रिंक होता है, ये अंदर की तरफ श्रिंक होता है, ठीक है, अंदर की तरफ। अब इसमें हमें ये बताया हुआ है कि कौन सी कैविटी में कितना सी फैक्टर होता है। सी फैक्टर इज सिंपली कि बॉन्डेड और अनबॉन्डेड सरफेस की एक रेशियो होती है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारी एक सरफेस है, ये क्लास वन हम कैविटी के अंदर फिलिंग कर रहे हैं। अब जो क्लास 1 कैविटी है ना उसमें आपको पता होना चाहिए कितनी वॉल्स उसकी होती है। एक उसका फ्लोर होता है, एक उसकी जो है वो बाहर की तरफ अगर हम बात करें तो उसकी फेशियल सरफेस होती है, एक लिंगुअल सरफेस होती है, 3 हो गई, एक डिस्टल सरफेस होती है और एक मीजियल सरफेस होती है, यानी कि कितनी होगी, 5 सरफेसेस इसकी होती हैं। जब आप फिलिंग करते हो ना तो वो यहाँ सारी फिलिंग जो है ना वो लग जाती है। अब इमेजिन करें कि इस फिलिंग ने श्रिंक होना है आफ्टर क्योरिंग, तो ये कहाँ कैसे श्रिंक होगी, सारा का सारा स्ट्रेस पड़ना ही पड़ना है। कलर में चेंज कर लूँ, सारा का सारा जो स्ट्रेस है ना वो इस ऊपर वाले एरिया पे पड़ना है, यहाँ से श्रिंक होगा, ठीक है। कहते हैं कि जहाँ जो अनबॉन्डेड एरिया होता है ना वो श्रिंक तकरीबन होता है। लेकिन आगे हम डिफरेंट कैविटीज़ के ना डिफरेंट सी फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा ये सी फैक्टर होगा ना उतनी ज़्यादा पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होगी। अगर हम बात करें क्लास 5 कैविटी बनती है सर्वाइकल रीजन के ऊपर। इसके अंदर सिर्फ एक वॉल के साथ जो है वो कनेक्ट होता है, यानी कि सिर्फ एक वॉल के ऊपर आप फिलिंग करते हो, बाकी इसकी जो 5 वॉल्स होती हैं ना वो जो है ना वो फ्री होती है, ठीक है।
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर सबसे कम होता है। तो इसके अंदर तो आपको पता है फेशियल सरफेस ही है बस, और बाकी चारों सरफेसेस से जो है ना वो श्रिंकेज हो सकती है। तो इसका सबसे कम जो सी फैक्टर होता है ना वो क्लास 5 कैविटी होता है, ठीक है। तो ये बस उसने ना यहाँ बात की हुई। अब पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज का जो स्ट्रेंथ है वो कैसे डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है। नंबर 1 के रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पे करती है कि कितनी जल्दी रिएक्शन हो रहा है। फिर डिग्री ऑफ कन्वर्जन पे करती है कि मोनोमर कितनी जल्दी जो है वो पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर कंपोजिट की अपनी क्वालिटी क्या है, क्या उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूडीएम है या पीएमएम है या किस क्वालिटी का कंपोजिट है। फिर वही मोनोमर्स कौन से यूज़ हुए हैं, फिर उसकी टेक्निक आपने कौन सी यूज़ किया। क्योंकि आपको पता है कि जब आप इंक्रीमेंटल लेयरिंग करते हैं ना, यानी कि पहले इस वॉल के साथ लगाया फिर इस वॉल के साथ लगाया, बजाय इसके कि आप ऐसे करके गड्ढा भरो, तो ये होती है इंक्रीमेंटल ये स्लोप्स बना के। तो फिर आपकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कम हो जाती है। ओपेसिटी पे भी डिपेंड करती है, यानी कि A3 शेड जो है वो ज़्यादा श्रिंक करेगा, A1 कम करेगा, ये चीज़ भी इसकी होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको हमने कैसे जो है ना वो अवॉइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट UQ है, ये आपने याद रखना है। नंबर 1 के आपने क्योरिंग लाइट की इरेडियंस को कंट्रोल करना है। कहा जाता है कि सॉफ्ट स्टार्ट, यानी कि शुरू के अंदर थोड़ी लाइट दें और उसके बाद जो इंटेंसिटी बढ़ा दें। इससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता क्योरिंग होती है तो इतनी श्रिंकेज नहीं होती। फिर इंक्रीमेंटल इंसर्शन की बात यह है कि आप ये ना करें कि एकदम से पूरा गड्ढा बड़ा सा कंपोजिट का भर दिया, सिर्फ 2-2 mm की लेयर्स लगाएं, क्योर करें, लेयर्स लगाएं, क्योर करें, इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल लेयरिंग। फिर उसके बाद उसने ये कहा है कि आपने ना क्या करना है कि नीचे जो है ना फ्लोएबल कंपोजिट या GIC की लेयरिंग कर दें और ऊपर कंपोजिट करें, ताकि जो है ना ये इतनी श्रिंकेज ना हो। ये भी इसका बहुत अच्छा हल है। फिर हाइड्रोस्कोपिक एक्सपेंशन, ये कि ये भी कहा जाता है कि कंपोजिट की फिलिंग बाद में पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो कंपोजिट की श्रिंकेज हुई होगी ना उतना ही वो पानी अब्जॉर्ब करके थोड़ी एक्सपेंड कर जाएगी, तो वो आपस में कॉम्पनसेट कर देते हैं। बस ये बात की हुई है। फिर नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंपोजिट के अंदर की उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। जैसे कि अगर तो उसके अंदर बिस्फेनॉल डला हुआ है ना तो वो वाटर सॉर्प्शन इतनी ज़्यादा नहीं करता, लेकिन जब उसके अंदर 20 GM है, UDM है डला हुआ है ना तो वो ज़्यादा हाइड्रोस्कोपिक एक्सपेंशन करता है। बस नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में MCQs आ सकता है कि माइक्रोफिल जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं और जो हाइब्रिड है वो जस्ट 2 to 3 टाइम्स जो उनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है।